Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all in my YouTube channel. Students, inshallah, in this lecture, inshallah, we will discuss one-way continuous step analysis by analysis and design, okay, by ACI movement coefficient, okay, and by using design aids, okay. So डिज़ाइन एड्स क्या होती हैं, आई विल शो यू इट्स एप्लीकेशन। बिल्कुल अगर आप निल्सन की बुक उठा लें या मैग्रेकर की या मैकॉर्मिक की, उसके लास्ट में कुछ एड्स होती है। उन एड्स को इस्तेमाल करते हुए हाउ एफिशिएंटली यू कैन डिज़ाइन, ओके, ये सबसे आसान तरीका होता है अगर आप इन डिज़ाइन एड्स को यूज़ करने के स्किल्स हो आपके पास। विद इन मिनट्स यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मैं जो एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैकॉर्मिक, अगर आपके पास मैकॉर्मिक की बुक है तो वहाँ पे ये दो एग्जांपल्स है, उनमें से एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूँगा और दूसरा का सिर्फ तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। एक बात बहुत आम है कि देखिए यहाँ पे जो स्लैब्स के जो पैनल्स लेंथ है वो 15 फीट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये बात भी आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि देखिए अप्रॉक्सीमेट ऐसे मूवमेंट कोएफिशिएंट जब हम यूज़ करते हैं उसकी ये लिमिटेशंस होती हैं कि ये पैनल लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन उसमें फ़र्क एक्सेप्टेबल है। हाउ मच डिस्टेंस तक 65% तक डिफरेंस उसमें एक्सेप्टेबल होती है, ये बात आप याद रखिए। यानी कि अगर आपकी 15 फीट है तो अगर ये 20 फीट तक हो तो ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो कोएफिशिएंट मेथड हम यूज़ करते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 15 हो और ये 30 हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल को आप थोड़ा सा रीड कर ले। देखिए ACM moment coefficient assuming a service live load is given to be supported. In addition to weight of the slab, you have to add the slab of the weight and the slabs to be built integrally with the end supports which are spandrel beam. This point is very important, okay। आपकी जो स्लैब है लास्ट, उसकी लास्ट एंड जो है वो इंटीग्रली सपोर्टेड है, मींस यहाँ पे काफ़ी बड़ी एल बीम प्रोवाइडेड है लास्ट पैनल को, जो कि लास्ट एज है। तो ये इसके मकसद क्या होता है कि जो हम कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं तो फिर हम कोएफिशिएंट 124 यूज़ करते हैं, इसका मकसद ये है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पहला जो प्रोजेक्ट मैंने किए हैं उसी को, अगर आप लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट मैंने अभी डाउनलोड किया है, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको वॉच किया है, अंडरस्टैंड किया है, सो दिस प्रॉब्लम विल बी इजी फॉर यू, ओके। ये सारा सारा प्रोजेक्ट अपलोडेड है। देखिए यहाँ पे मैंने इस नोट में से एक्सप्लेन किया है ये कोएफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेन हम यूज़ करेंगे ये केस, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे जो कंटिन्यूस है हमारे पास 4 केसेस है। इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास 2 पैनल्स हो, 1 2। यहाँ आपके पास एक से 2 से ज़्यादा है। अब आप देखिए 124 इज जीरो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। जीरो तब यूज़ करेंगे जब आपका जो लास्ट हो वो सिंपली सपोर्टेड हो, ठीक है। अब स्पैंडल, यानी कि ये दूसरा केस तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास इधर स्पैंडल बीम हो। अब हमारा केस ये है ना, तो इस वजह से हम 124 114 110 111 और 116 कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे। ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए, क्योंकि यहाँ मैं इसको इक्वेशन में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रॉब्लम ये, ठीक है। बहरहाल दिस इज द प्रॉब्लम। आपके पास एफ सी प्राइम ये भी नोन है और क्लियर स्पेन आपको गिवन है, ये याद रखिए क्लियर स्पेन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मिनिमम टी फाइंड करते हैं, थिकनेस ऑफ द स्लैब फाइंड करते हैं कि कितना थिकनेस ऑफ द स्लैब हमने इसमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। उस थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, इनके कोएफिशिएंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। और अगर आप लोगों को अभी क्लियर नहीं है तो लेट मी शो यू, दिस इज़ अवेलेबल हेयर। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें अपलोड की है, मैंने एक्सप्लेन की है। ये टेबल, ये कोएफिशिएंट्स, और यहाँ एक टेबल है, वो टेबल जो है वो बहुत ज़बरदस्त टेबल है, वो आपको कोएफिशिएंट्स के बारे में बताता है। ये देखिए देखिए यहाँ से आप डिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं, थिकनेस डिफ्लेक्शंस के ज़रिए से जो थिकनेस निकलती है वो है।
देखिए अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, यानी कि आपके पास सिर्फ एक पैनल है, तो फिर आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम इस तरह है जिसका एक एंड कंटिन्यूस है, इस तरह हो, ठीक है, तो फिर हम ये कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके दोनों साइड कंटिन्यूस, जो कि हमारा केस है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, ये बोथ एंड्स कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पे अगर हम इस केस को, चूंकि हमारे पास जो केस है वो इस तरह है, तो ये पैनल अगर आप देखें ना, तो इसका ये एंड भी कंटिन्यूस है और ये एंड भी कंटिन्यूस है, तो हम ये केस भी यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास ये इस पैनल को हम कंसिडर करें तो उसका एक एंड भी कंटिन्यूस है, तो उसका मतलब ये है कि हम इन सारों केसेस में से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा देती है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, जो पहला केस है हमारा ये है L/20, L/24, L/28, L/10। तो यहाँ पे अब चूंकि बोथ इन कंटिन्यूस है हमारे साथ, तो हम इस केस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी शो यू कि हमने कौन सा केस यूज़ किया है। देखिए L/24 जो कि हमारा एक इंच, आई थिंक सो उन्होंने कंटिन्यूस कंसिडर किया। देखिए इस L/28 से कम वैल्यू होती है L/20। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, देखिए अगर आप इस पैनल को कंसिडर करते हैं तो उसका ये एंड कंटिन्यू है और ये एंड कंटिन्यू है, तो L/28 भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पैनल को आप कंसिडर करते हैं तो ये एंड सिर्फ कंटिन्यूस है, जो कि ओवर हैंग है, तो इस वजह से L/24 उन्होंने यूज़ किया है। हाँ, एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे L जो है वो ये क्लियर कवर नहीं, क्लियर स्पैन नहीं है, ये भी आप याद रखें। इस क्लियर का मतलब क्या है, इसके लिए दो कंडीशन है इसी एक कोड में से। एक तो ये है कि ये एल या तो सेंटर टू सेंटर स्पैन के बराबर होती है, या फिर जो क्लियर कवर होती है इसमें से आपने वन इफेक्टिव डेप्थ को जमा करना है। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी ये एल की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए एल को हम क्लियर स्पैन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दे, यू गॉट 7.50, यहाँ पे पॉइंट नोटेड भी है, ठीक है। दूसरी है लोड्स, आप लोग सब लोग जानते हैं, लेट्स से वी विल यूज 7.5, दिस इज माय एचएफ, क्लियर, दिस इज माय एचएफ, और मैंने जो डी निकाली है वो है 6.25, ओके। यानी कि मैंने क्या किया है कि 7.5 में से मैंने एक तो 3/4 का वो कवर यूज, क्लियर कवर मैंने सब्ट्रैक्ट की है, और दूसरा जो है वो 0.5 में, लेट्स से मैं आई एम यूजिंग नंबर 4 बार, सॉरी, अगर मैं नंबर 4 बार यूज कर रहा हूँ तो फिर मैंने 0.5 यूज किया है, ठीक है। इनसे आता है 6.25, क्लियर। अब 6.25 दिस वन। अब लोड्स है तो स्लैब की जो थिकनेस है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, लाइव लोड आप ऑलरेडी गिवन है तो फैक्टर्स यूज करें, दिस इज माय फैक्टर लोड है। अब देखिए ये हमारे पास वो बीम स्लैब्स हैं, और ये हमारे पास कोएफिशिएंट है WU Ln² / 24, वही 1 ओवर 24 कोएफिशिएंट, 1 ओवर 14 कोएफिशिएंट, 110 कोएफिशिएंट, 116 कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट मैंने पहले आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। लास्ट 124 तो यहाँ 124, ये 114 तो 114, WU Ln² आप लोग जानते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, MU/π/BD²। देखिए मेरे जितने भी लेक्चर्स अगर आप लोग देखें उसमें से मैंने एक फार्मूला यूज़ की है जो कि बहुत आसान फार्मूला है मेरे ख्याल में, और वो मैंने बार बार यूज़ की है, ठीक है। एक बात और, आप आपका सेल्फ स्लैब सिस्टम टॉप से इस तरह दिखाई देगा। देखिए एक पैनल, अगर आप इसको इस वन पैनल कंसिडर करें तो ये भी इस वन है, ये भी इस वन है, और ये भी इस वन है, ठीक है ना, ये भी इस वन है, ये हमारे पैनल्स हैं, और हमने जाहिर है कि इन पैनल्स के लिए डिज़ाइन करना है एक, ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इस तरह का स्लैब सिस्टम है। मैंने जो हमेशा मैं जो यूज़ करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक इक्वेशन यूज़ करता हूँ 0.85 एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई, ओके, इंटू बी इंटू डी माइनस अंडर द रूट डी स्क्वायर माइनस एम यू डिवाइड बाई 0.3825 समथिंग 825 इंटू एफ सी प्राइम इंटू बी। इस तरह का इक्वेशन मैं यूज़ करता हूँ जो कि डायरेक्ट आपको AST प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है, मैं इस वैल्यू को यूज़ करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद हम डिज़ाइन ऐड यूज़ करेंगे। डिज़ाइन ऐड का थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप निल्सन की बुक या मैककॉर्मिक की बुक के लास्ट पेजेस खोलें तो उसके ऊपर ये ऐड मौजूद है। इस ऐड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, देखिए इसमें एक फार्मूला है, ये MU/π/BD², ये आपको पी से में रिजल्ट देता है, ये आपको आर की वैल्यू देती है, ठीक है ना। तो जितने भी ये वैल्यूज आपके पास
आए हैं ये सारे के सारे आर की वैल्यूज हैं। अब इस वैल्यू को हम वहां पे सर्च करेंगे, रो सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी रो है, स्टील रेशियो है, ठीक है। देखिए जब उन्होंने डब्ल्यू यू एन एन स्क्वायर डिवाइड बाई 24, आप लोग इसको कर ले, डब्ल्यू यू हमारे पास माइनस ये है, सॉरी ये नहीं ये है, ये 432, इसमें से आप 432 ले, एल एन 15 ले लें, 24 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको आपने क्या करना है, इस मोमेंट को आप यहाँ पे ले लें, पाई की वैल्यू आप 0.9 ले लें, बी की वैल्यू 12 ले लें और डी की वैल्यू 6.25 ले लें, ठीक है ना। अगर आप और उसका स्क्वायर कर दे, डिवाइड कर दे 115, लेकिन याद रखिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि या इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो पीएसआई में आती है, ये बात आप याद रखें। और यहाँ जो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं ये के फीट में है, नहीं ये पाउंड फीट में है, सॉरी ये पाउंड फीट में है, ये बात आप मेक श्योर करें, ठीक है। तो आपके पास 115 आती है। इसी तरह अगर आप इनसे वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू ले लें और यहाँ पे डिवाइड कर दे सेम फैक्टर से, तो आपके पास ये 197 और ये सारे मूवमेंट्स के लिए आपने आर की वैल्यूज निकाली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस केस को एक्सप्लेन करते हैं। इस डिजाइन करने से पहले आप लोगों को मेक श्योर आप रो मिनिमम कैलकुलेट करें। रो मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जाहिर है आप लोग जानते हैं 200 डिवाइड बाई एफ वाई, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, लेट बी डिवाइडेड 200 डिवाइड बाई 60,000, मेरे पास जो स्टील है वो 60,000 है। ये मेरी जो वैल्यू आती है 0.0033, ओके, ये आती है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसके लिए, रो मिनिमम के लिए दूसरा फॉर्मूला भी हमने चेक करना है, 3 इंटू एफ सी प्राइम अंडर रूट डिवाइड बाई एफ वाई। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.003 आती है, ठीक है ना, 0.003, 3 इंटू एफ सी प्राइम मेरे पास 4000 है, ठीक है, और डिवाइड करता हूं इसको 60,000 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है 16 इस तरह आती है। याद रखिए यहाँ पे 4000 डालना है और यहाँ पे 60,000 डालना है, शॉर्टकट नहीं डालनी है, 4 और 60 नहीं डालनी, इस तरह यहाँ भी 60,000, ओके। तो इसमें से दो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेट से माय रो मिनिमम नाउ व्हाट वैल्यू 0.0033, ये मेरी मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि रो का जो वैल्यू मैं यहाँ पे उसकी जो वैल्यू यूज करूंगा, तो किसी भी सूरत में मैंने इनसे कम वैल्यू यूज नहीं करनी है, ठीक है, ये बात आप मेक श्योर करें। रो की वैल्यू जो है, रो की जो वैल्यू है, लेट मी चेंज इट, ओके, रो की जो वैल्यू है वो आप 0.0033 से कम यूज हरगिज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 115, अगर हम अपनी डिजाइन एट को खोले, यहां पे आप देखें हमारे पास जो केस है वो हमारा केस 60,000 और 4,000, हमने इस रो को यूज करना है, इस कॉलम को यूज करना है, और इस यहाँ पे देखिए 115 बेसिकली इन दोनों के दरमियान आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रो मसला करता है, क्योंकि जाहिर है हम ये वैल्यूज नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रो की जो वैल्यू है वो 0.003 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम जो कीज अब यूज करेंगे, इससे बेलो वैल्यू, इससे अबव वैल्यूज हम यूज करेंगे, अबव हम नहीं जा सकते, ये बात आप याद रखें, बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 0.0030 से नीचे वैल्यूज हम यूज करेंगे, और इवन के हम 0.0030 को भी यूज नहीं कर सकते, इनसे अबव वैल्यू हम यूज करेंगे। लेट से यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0.0033 है, ठीक है, जो कि इनसे ज्यादा है ना। अब इसके वर्सेस मेरी आर की वैल्यू क्या होगी, जो कि 175 और 204, विच कम्स अंडर 174 एंड 204। तो इसके लिए आप जाहिर है कौन सा रूल यूज करेंगे, आप इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है। अगर मेरी 0.003 पे 175 है तो 0.0033 के ऊपर क्या होगी, 192.2 होगी, ठीक है ना। अब मेरी आर की जो वैल्यू है 192.2 है, ठीक है। अब 192.2 को अब आपने मेक श्योर करना है कि विद इन माई
मेरी जो क्या है मूवमेंट कैपेसिटी है, यानी कि ये 4055 ये कवर होगी कि नहीं होगी अगर मैं 192 यूज़ करूँ तो ऑब्वियसली ये कवर होगी, क्योंकि ये टेबल इसी तरह अरेंज है कि अगर आर की ये वैल्यूज़ आप लेंगे ना तो ये आपको मूवमेंट कवर करेगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं सो आर के साथ आप मल्टीप्लाई करें पाई बी डी स्क्वायर और यहाँ से मूवमेंट निकालें। ठीक है, अब यहाँ से मूवमेंट निकालेंगे तो एम यू आर की वैल्यू आपके पास 192 आ गई, बी की 12 है और डी की जो वैल्यू है 6.25 है। इसका स्क्वायर कर दे और इसको 12 से डिवाइड कर दे, you will see 7,700 something value. So that is more than 4,000. Okay, that is so far away from 4,000. So that's why our रो वैल्यू इज नाउ 0.0033। अब आपको पता है कि ए एस टी किसके बराबर होती है, ए एस टी बराबर होती है रो इंटू बी डी के। तो बी भी है डी भी है और रो आपने 0.003 सेलेक्ट की तो इसमें से वो मल्टीप्लाई करे, आपके पास जो एरिया ऑफ स्टील हो निकलेगा वो 0.248 इंच स्क्वायर आएगा। अब बार सेलेक्ट करनी है तो यूनो स्लैब में हम किस तरह बार सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिंग इज इक्वल टू एरिया बार डिवाइड बाई एच टी टाइम्स 12। ओके, इन सारे फार्मूलाज को मैंने अपने प्रोजेक्ट में ज़बरदस्त तरीके, अगर आप मेरे चैनल में जाएं और मेरे प्लेलिस्ट देखें तो वहाँ पे PLC1 और PLC2 के कोर्स में भी चीज़ें एक्सप्लेन है, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है, उसमें बहुत डिटेल के साथ मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है। अब देखिए एरिया बार मेरी 0.02 है, यानी नंबर 4 का जो एरिया है, और एच टी मेरी 0.24 अभी मैंने कैलकुलेट किया 12 से, और यहाँ एस, तो यहाँ से आप इस अपनी एस कैलकुलेट करेंगे जो कि आपके बराबर होगी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 9 इंच। ज़रूरी नहीं है कि 9 इंच आया है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, ठीक है ना। तो मैंने 9 इंच कन्फर्म की है। अगर मैं इनसे दोबारा एच टी कैलकुलेट करूँ तो दोबारा मेरी एच टी 0.26 बनती है। देखिए ये तरीक़ाकार है। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 0.0343, अब 197 है। अब 197 का मतलब ये है कि अगर मैंने 192 लिया था इसके लिए तो दिस मीन्स कि आई हैव टू जंप इट। ओके, याद रखिए ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। देखिए 192 इस इन दोनों के दरमियान में है 192, लेकिन 192 बेसिकली वो 0.0033 के ऊपर थी। अब मेरा वैल्यू 197 है, यानी कि आर की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में है, लेकिन 197 के वर्सेस क्या होगी, तो इसके लिए दोबारा इंटरपोलेशन आप करेंगे। वही तरीका है कि अगर आप 0.003 पे 175 है तो इस पे ये वैल्यू है 175, तो अगर मैं यूज़ करता हूँ लेट से, जाहिर है कि 0.0033 से अबव वैल्यू यूज़ करनी है, ये तो अब आप लोगों को अब पता चल चुका होगा, ठीक है ना। या आप इस तरह करें, इसको आप उल्टा कर दे, देखिए इसको आप उल्टा कर दे। अगर 175 के ऊपर मेरी वैल्यू 0.003 है, ठीक है ना, तो 197 के लिए 197 जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप लोग देख सकते हैं इधर देखिए 197.7 के ऊपर 197.7 के ऊपर मेरी रो की वैल्यू क्या होगी। तो इजी है, आप कर सकते हैं 197.7 टाइम्स 0.003 divided by 175. Let me do it. 197.7 cross 0.003 equals to divided by 175. The value which I got 0.0034. Okay, 0.0034। याद रखिए इशारियों के बाद आपने तकरीबन 5 ची वैल्यूज लेनी चाहिए, ठीक है ना। सो यूसी यहाँ इस वजह से मैंने जो यूज़ की है वो है पॉइंट दिस वैल्यू। ओके, इसी तरह आपने 276 के लिए कैलकुलेट करना है, इंटरपोलेट करना है, तो आपकी रो की वैल्यू ये आएगी। इसी तरह 173 के लिए 175 के लिए है, तो 175 से ये फिर कम आ रहा है, तो इस वजह से मैंने मिनिमम यूज़ की है। 276 के लिए आपने अभी यहाँ कैलकुलेट किया, वही वैल्यू आप यूज़ करें। 197 के लिए ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, तो बाकी तो कोएफिशिएंट है वो रिपीटेड है।
इसी तरह ए एस टी आप वही तरीके से निकाले रो इंटू बी डी से, ये ए एस टी का टेबल, और फिर उसके लिए बार सेलेक्ट करें। आई थिंक सो दिस स्टेज यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द बार स्पेसिंग। बार स्पेसिंग फिर ये आपकी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू आ जाती है तो ये आपकी फाइनल ए एस टी होगी। एक जो कि एक अहम बात है जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ एक्सप्लेन डिस्कस भी नहीं किया है, हाँ बार की जो डिटेलिंग है वो इस तरह होगी, ठीक है। बार की जो डिटेलिंग है वो इस तरह होगी, याद रखें। नंबर 4 एट द रेट ऑफ 9 इंच, दिस इज नेगेटिव बार, ठीक है। और जो पॉजिटिव बार है वो आपका ये है, फिर अगेन आपका नेगेटिव बार इधर होगा, आपका नेगेटिव बार इधर होगा, और आपका पॉजिटिव। अब ये बार यहाँ से कितना एक्सटेंडेड है, तो L/4। कॉलम के सब फेस से ये बार कितना है, तो L/3, L/3। हाँ इस तरह। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैंने ये टेबल आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरा प्रोजेक्ट इसको वॉच किया है, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस टेबल। मैंने इस टेबल को एक्सप्लेन किया है कि कौन सा बार कहाँ काटना है, कितने डिस्टेंस पे काटना है, अगर आपने बिल्ट अप बार देने हैं तो फिर आपने क्या करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हाँ इसमें एक एक्सप्लेन मैं जो पॉइंट कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों के साथ मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। याद रखिए जब आप रो की वैल्यू 0 पॉइंट ये यूज कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम रो वैल्यू, तो हमारे पास आप लोग सब जानते हैं हमारे पास 3 तरह के सेक्शन होती हैं। एक होती है अंडर रियनफोर्स सेक्शन, एक होती है ओवर रियनफोर्स, एक बैलेंस सेक्शन होती है। हमेशा हम अंडर रियनफोर्स करते हैं। अंडर रियनफोर्स का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका जो सेक्शन है उस बीम का है या स्लैब का है, जो भी है, ये टेंशन में फेल होगी, कंप्रेशन में फेल नहीं होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये जो सेक्शन में जो ये रो की वैल्यू यूज कर रहा हूं, इसके लिए सेक्शन यानी ये टेंशन कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। और मैं जो पाई की वैल्यू 0.9 यूज कर रहा हूं, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक एक्सप्लेनेटरी लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा, फिर पोस्ट करूंगा, आप लोग जरूर देखिए उनको। अब अगर पाई की वैल्यू मेरे 0.9 है तो याद रखिए मेरी एप्सिलॉन टी की वैल्यू जो होगी वो 0.005 के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं एप्सिलॉन टी की वैल्यू ये ले रहा हूं तो दिस मीन्स कि मेरी पाई की वैल्यू 0.9। अगर एप्सिलॉन टी की वैल्यू इनसे कम है, 0.054 है या इससे कम है, तो फिर याद रखें आपकी पाई की वैल्यू फिर 0.9 नहीं रहती, फिर आपने इसको रिकैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। किस तरह करते हैं वो इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर इसके ऊपर अपलोड करूंगा, ठीक है। अब अगर आपने ये अब करना है, आपने चेक करना है कि मेरी ये जो बीम का सेक्शन में इतनी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ये टेंशन कंट्रोल होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए चेक का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले ए कैलकुलेट करना है। देखिए आपका ए एस टी आपने कैलकुलेट किया, एफ वाई आपके पास आ गया एंड 0.85 एफ सी प्राइम इंटू बी, सब वैल्यूज आपके पास नोन है। आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। जब आपके पास ए की वैल्यू आती है सो यू ऑल नो कि सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए डिवाइड बाई बी, ठीक है ना। ए डिवाइड बाई बीटा वन, सॉरी दिस इज बीटा वन। ए की वैल्यू कैलकुलेट किया, बीटा वन 0.85 आ गया। अब आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है। देखिए सिंपल चीज ये है कि आप सी डिवाइड बाई डी टी निकालें। अब डी टी क्या है, डी टी ये है कि जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है, जिस पॉइंट पे टेंशन रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे टेंशन रिइंफोर्समेंट है तो ये टॉप से एक डिस्टेंस जितनी होती है ये टी टी है। अब डी और डी टी में क्या फर्क है, ये इंशाल्लाह ये वो भी मैं उस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि डी और डी टी में क्या फर्क है। इसमें एक फर्क होता है, ठीक है ना, वो मैं आप लोगों के साथ, यहाँ पे डी टी और डी आपका बराबर है, ठीक है, ये आप याद रखें। अब अगर इसकी वैल्यू 0.375 आई थिंक सो इनसे ज्यादा है या इसके बराबर है, सो दिस मीन्स कि आपकी जो रिइंफोर्समेंट है, वो आपका जो सेक्शन है वो टेंशन कंट्रोल है। और अगर इनसे कम है सो फिर याद रखिए कि वो ट्रांजिशन जोन में इसकी लास्ट वैल्यू भी है, ठीक है ना। एक तरीक़ेकार तो ये है। दूसरा तरीक़ेकार इसका ये है कि आप यहाँ से एप्सिलॉन टी की वैल्यू निकालें। एप्सिलॉन टी की जो वैल्यू होती है उसके लिए अपना एक इक्वेशन है, ठीक है ना। वो जो इक्वेशन है वो लेट मी चेक इट, मेरे पास उसकी इक्वेशन है वो 0 पॉइंट, वो हम वो सिमिलर ट्रायंगुलर
तरीका यूज़ करते हैं और वहाँ से फिर हम उसको निकालते हैं, जो कि चिक है बेसिकली कि किस तरह आपको पता चलेगा कि मेरा सेक्शन जो है वो टेंशन कंट्रोल है कि नहीं। ये फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला, ठीक है। अब देखिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। एप्सिलॉन टी आपके बराबर है 0.00, जो कि एप्सिलॉन यू है। इसको आपने डिवाइड करना है सी से, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डी टी से, और इसमें से एप्सिलॉन यू को माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए डी टी आप वैल्यू आपके पास नोन है, सी आप वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट की। अगर मेरी ये कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी 0.005 से ज़्यादा आती है, याद रखिए, तो दिस मीन्स कि मेरा जो सेक्शन है वो टेंशन कंट्रोल है। अगर इससे ज़्यादा नहीं आती है सो दिस मीन्स, और याद रखिए अगर ज़्यादा आती है तो पाई की वैल्यू 0.9 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वैल्यू ठीक है। अगर ये कम आता है तो फिर पाई की वैल्यू आपने रिकैलकुलेट करनी है, उसकी अपनी एक इंटरपोलेटेड इक्वेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो फिर पाई की वैल्यू 0.9 नहीं होगी, 0.8785 समथिंग होगी। वो वैल्यू फिर आपने जो पाई की रिकैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपने फिर यहाँ पे यूज करनी है पी की जगह। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक होती है। टेंशन कंट्रोल किस तरह आपको पता चलेगा मेरा सेक्शन टेंशन कंट्रोल है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं क्विकली डिस्कस करता हूं। सिंपल है लेकिन सिर्फ स्पेन का फर्क है, वही इक्वेशन है सिर्फ स्पेन का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए जो नेगेटिव मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो इन दो का हम एवरेज लेते हैं, सिर्फ ये फर्क है। L/24 L/28 दोनों यूज की है, वही लोड्स कैलकुलेटेड है, वही कोएफिशिएंट्स है, ठीक है ना, वही कोएफिशिएंट्स है। ये भी 24 है और ये भी 24 है, वरना आप उस टेबल में देखें, ठीक है। वही तरीक़ाकार है, आप देख सकते हैं रू की वैल्यूज कैलकुलेटेड है, ठीक है। वही मिनिमम वैल्यू क्योंकि वो वैल्यू कम है, आर की वैल्यू कम है, बाकी चीज़ें वही है, ठीक है। वही एच टी कैलकुलेटेड है, वही बार स्पेसिंग है। यहाँ पे उन्होंने बिल्ट अप बार अरेंजमेंट यूज की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वो चेक्स करनी है आप लोगों ने, यहाँ पे डी वही है, बाकी सब चीज़ें सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना था कि जब आपके पास दो एडजेसेंट स्लैब डिफरेंट हो तो जो नेगेटिव हम यूज करते हैं इसके लिए फिर हम एवरेज यूज करते हैं। देखिए नोटिंग दैट एल इन इज द क्लियर स्पेन फॉर पॉजिटिव मूवमेंट एंड एवरेज ऑफ एडजेसेंट क्लियर स्पेन विल बी यूज्ड फॉर नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे इस नेगेटिव कोएफिशिएंट के लिए, याद रखिए इस नेगेटिव कोएफिशिएंट के लिए, क्योंकि इस तरफ 18 है इस तरफ 12 है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे तो आपने 18 और 15 का एवरेज लेना है और फिर इस एलिमेंट डालना है। इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं क्योंकि यहाँ पर स्पेन एक साइड है, तो यहाँ पे आपने 15 यूज करना है नेगेटिव के लिए, नहीं यहाँ सिर्फ इस सपोर्ट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर। ये एक तरीक़ाकार है जो कि आप लोगों ने समझना है, बाकी सेम कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर एनी प्रॉब्लम हो, ये डिजाइन एड आपको बुक के बिल्कुल लास्ट पेजेस पे मिलेंगे। अगर आपको ये सारी निल्सन मैग्रेगर और मैकॉर्मिक के बुक में ये पेज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान तरीका आप लोगों को मैंने समझा दिया, ठीक है। दो एग्जांपल आप लोगों को मैंने कवर किए, ये कंटिन्यूस वन वे स्लैब एनालिसिस किस तरह होती है और आपने मोमेंट कोएफिशिएंट को कैसे यूज करना है। You will understand inshallah. If you have any question, please comment it and I will explain those points. Thank you for watching.